नमस्ते और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो एक कांपती हुई आवाज को एक भरोसेमंद आवाज में बदल सकता है। हाँ, एक ऐसा डर जो शायद सबको कभी ना कभी महसूस होता है, लोगों के सामने बोलने का डर। बिल्कुल। और इस सफर में हमारी गाइड होगी स्कॉट बर्कन की किताब कन्फेशंस ऑफ अ पब्लिक स्पीकर। और ये कोई आम हाउ टू गाइड नहीं है। स्कॉट बर्कन मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट और वर्डप्रेस जैसी कंपनियों में बड़े पदों पर रहे हैं और एक प्रोफेशनल स्पीकर के तौर पर उन्होंने हजारों भाषण दिए हैं। तो ये किताब किताबी ज्ञान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके अपने अनुभवों का, उनकी गलतियों का और उन सभी अजीब और मजेदार पलों का एक बहुत ही ईमानदार कबूलनामा है जो स्टेज पर होते हैं। ये मैदान में सीखा गया हुनर है। सही बात है। तो ये उन सभी के लिए है जिन्हें कभी भी कहीं भी अपने विचार रखने होते हैं, चाहे वो ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन हो, क्लास में रिपोर्ट हो या किसी शादी में एक टोस्ट ही क्यों ना देना हो। हाँ, तो चलिए इस किताब के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि बर्कन के इन कबूलनामों में हमारे लिए क्या सबक छिपे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस किताब का मतलब दिल क्या है। इसका सबसे बड़ा और मजबूत आइडिया एक बहुत ही सरल सी बात पर टिका है। और वो क्या है? वो ये है कि पब्लिक स्पीकिंग आपके बारे में है ही नहीं, ये हमेशा आपकी ऑडियंस यानी सुनने वालों के बारे में है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? मतलब इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? देखिए, इसका मतलब है एक बहुत बहुत बड़ा मानसिक बदलाव। ये सिर्फ एक टिप नहीं है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक मुक्ति है। जैसे ही आप स्पॉटलाइट खुद से हटाकर दर्शकों पर डालते हैं, आपके दिमाग के वो हिस्से जो डर, शर्म और सेल्फ क्रिटिसिज्म से भरे हैं, वो शांत होने लगते हैं। अच्छा। और दिमाग के वो हिस्से एक्टिव हो जाते हैं जो सहानुभूति, जुड़ाव और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़े हैं। आपका पूरा नर्वस सिस्टम ही बदल जाता है। आप मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कोई गलती तो नहीं कर दूंगा से हटकर मैं इनकी मदद कैसे कर सकता हूँ पर आ जाते हैं। वाह, मतलब सारा का सारा ध्यान अपनी घबराहट से हटाकर दूसरों को कुछ वैल्यू देने पर लगाना है। तो ये किताब असल में उन लोगों के लिए एक दवा की तरह है जो प्रेजेंटेशन के नाम से ही घबरा जाते हैं। बिल्कुल। और ये खास तौर पर तब बहुत काम आती है जब कोई किसी बड़ी प्रस्तुति की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि ये बार बार याद दिलाती है कि आपका लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि असली और भरोसेमंद लगना है, कनेक्शन बनाना है। तो चलिए इसी आइडिया से शुरू करते हैं। इस सफर का पहला पड़ाव है मानसिकता। जैसा आपने कहा, किताब का सबसे बड़ा आइडिया है ये आपके बारे में नहीं, उनके बारे में है। बर्कन कहते हैं कि जब हम स्टेज पर होते हैं तो हम अपने दिमाग में एक कहानी बना लेते हैं कि दर्शक हमारे दुश्मन हैं। हाँ, कि वो हमारी हर एक गलती को पकड़ने के लिए बैठे हैं। जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। ज्यादातर दर्शक चाहते हैं कि आप सफल हों। जरा सोचिए, कोई भी अपना कीमती समय एक बुरे भाषण को सुनने में बर्बाद नहीं करना चाहता। सही बात है। वो कुछ सीखने आए हैं या शायद प्रेरित होने या मनोरंजन के लिए आए हैं। अगर आप उनकी किसी एक जरूरत को भी पूरा कर देते हैं तो आप सफल हैं। वो आपकी टीम में है, आपके खिलाफ नहीं। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। किताब में कहानी है राम नाम के लड़के की, जो सोचता था कि सिर्फ वही गलतियां करता है। स्टेज पे जाते ही उसकी आवाज कांपने लगती थी। लेकिन उसे ये समझ आया कि नर्वस तो हर कोई होता है, बस कुछ लोग इसे छिपाना बेहतर जानते हैं। और इसी से हम दूसरे अहम सबक पर आते हैं, पूर्णता या परफेक्शन के भ्रम को छोड़ना और गलतियों को गले लगाना। बर्कन तो साफ साफ कहते हैं, अगर आप किसी चीज में अच्छा होना चाहते हैं तो सबसे पहले परफेक्ट होने के ख्याल को खिड़की से बाहर फेंक दें। हाँ, लेकिन स्टेज पर एक छोटी सी गलती भी पहाड़ जैसी लगती है। अगर कोई शब्द भूल जाए या जुबान लड़खड़ा जाए तो ऐसा लगता है जैसे बस दुनिया ही खत्म हो गई। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने आता है। माइकल एरार्ड, जो नाम की किताब के लेखक हैं, वो बताते हैं कि एक औसत इंसान बातचीत में हर 10 शब्दों पर एक गलती करता है। हर 10 शब्दों पर? हाँ, इसका मतलब है कि हम दिन में लगभग 1500 मौखिक गलतियां करते हैं। 1500? ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब हम सब दिन भर और मतलब करते ही रहते हैं। बिल्कुल, बस स्टेज पर हमें अचानक लगता है कि ये कोई तबाही है। ये आंकड़ा तो सच में बहुत राहत देने वाला है ना? और बर्कन एक कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपकी गलती पर दर्शकों की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी खुद की प्रतिक्रिया कैसी है। मतलब? वो एक उदाहरण देते हैं कि अगर बोलते हुए आप अपने ऊपर पानी गिरा लेते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे टाइटैनिक डूब रहा है,
तो दर्शक भी इसे एक त्रासदी ही मानेंगे। सही है। लेकिन अगर आप मुस्कुराते हैं या कोई छोटा मोटा मजाक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो वो भी वैसा ही करेंगे। आपकी प्रामाणिकता आपके दर्शकों से ज्यादा जोड़ती है, आपकी परफेक्शन नहीं। तो ठीक है, मान लिया कि गलतियां होंगी और उन्हें स्वीकार भी करना है, लेकिन उन गलतियों से पहले जो पेट में तितलियां उड़ती हैं, जो दिल जोर जोर से धड़कता है, उस घबराहट का क्या करें? एक बहुत पुरानी सलाह है, कल्पना करो कि ऑडियंस ने कपड़े नहीं पहने। हाँ हाँ, ईमानदारी से कहूँ तो ये सलाह हमेशा मुझे और ज्यादा अजीब महसूस कराती थी। बिल्कुल, बर्कन भी इस सलाह का खूब मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ये सलाह ज्यादातर लोगों के लिए चीजों को और भी अजीब बना देती है। असली सलाह ये नहीं है। तो फिर क्या है? असली सलाह है कि उस घबराहट को स्वीकार करें, उसे दुश्मन न समझें। एक स्टैंड अप कॉमेडियन टाइसन का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। डर और उत्साह के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया एक ही होती है। एक ही होती है? हाँ, यानी दिल का तेज धड़कना, सांसों का तेज होना, ये डर के भी लक्षण है और उत्साह के भी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक मानसिक खेल है। हम चुन सकते हैं कि हम उस एहसास को डर का नाम दें या उत्साह का। उस घबराहट को एक पॉजिटिव एनर्जी में बदलना है। बिल्कुल, आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने भाषण में जान डालने के लिए कर सकते हैं। और इस शारीरिक तनाव को कम करने के लिए बर्कन कुछ बहुत प्रैक्टिकल सुझाव भी देते हैं। जैसे जहां बोलना है वहां जल्दी पहुंचें ताकि भागदौड़ ना हो। अपना माइक और लैपटॉप पहले ही चेक कर लें। स्टेज पर थोड़ा घूमें ताकि आपका शरीर उस जगह से परिचित हो जाए, सेफ फील करें। और सबसे जरूरी, अगर हो सके तो बोलने से पहले कुछ दर्शकों से जाकर मिलें, हाथ मिलाएं। इससे वो अजनबियों का समूह नहीं बल्कि कुछ जाने पहचाने चेहरे बन जाते हैं। ये सारी बातें तो तैयारी का हिस्सा हैं और किताब में तैयारी और रिहर्सल की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है, भाषण को रटने और उसे तैयार करने में। हाँ बिल्कुल। रिहर्सल का मतलब भाषण को शब्द दर शब्द रटना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सामग्री को, अपने कंटेंट को आत्मसात करना, उसे अंदर तक उतार लेना ताकि आप उसके साथ सहज हो सके। इसे थोड़ा और समझाएंगी? मैं इसे एक एनालॉजी से समझाती हूँ। रटना ऐसा है जैसे आप किसी दूसरे शहर में मैप देखकर गाड़ी चला रहे हैं। हर मोड़ पर आपको मैप देखना पड़ता है। अगर एक रास्ता बंद हो तो आप घबरा जाते हैं। और आत्मसात करना? आत्मसात करना या बात को अपना लेना ऐसा है जैसे आप उसी शहर में रहते हैं, आप रास्ते जानते हैं, आपको हर गली पता है। अगर एक सड़क बंद भी हो तो आप आराम से दूसरा रास्ता ले सकते हैं। आप आजाद हैं, आप अटके हुए नहीं हैं। स्टीव जॉब्स का उदाहरण यहाँ कमाल का है। हम सब सोचते हैं कि वो स्वाभाविक रूप से इतने बेहतरीन स्पीकर थे, लेकिन ये जानना कि उनके हर प्रोडक्ट लॉन्च के पीछे घंटों और दिनों का अभ्यास होता था, ये हमें भी उम्मीद देता है। बिल्कुल, उनका हर हाव भाव, हर ठहराव, सब कुछ अभ्यास का नतीजा था। पर वो कभी रोबोटिक नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बात को रटा नहीं था, उसे जिया था, उसे इंटरनलाइज किया था। सही। और इस तरह की तैयारी के लिए किताब में 4 सरल नियम बताए गए हैं। पहला, एक मजबूत शीर्षक चुनें। आपका शीर्षक एकदम साफ तौर पर आपका नजरिया बताए। जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स पर विचार के बजाय स्लाइड्स आपकी दुश्मन क्यों हैं जैसा शीर्षक ज्यादा मजबूत है। ये तो है, ध्यान खींचता है। दूसरा, अपने दर्शकों को जाने। वो कौन है, वो क्या जानना चाहते हैं, उनकी भाषा कैसी है। तीसरा नियम है अपनी बातों को सरल और स्पष्ट रखना, लंबे लंबे उलझे हुए वाक्यों से बचना। और चौथा, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, वो है विरोधी तर्कों के लिए तैयार रहना। मतलब ये सोचना कि एक समझदार इंसान आपकी बात पर क्या सवाल उठा सकता है। हाँ, और उनके जवाब पहले से सोचकर रखना। यही तैयारी आपको असली आत्मविश्वास देती है। आत्मविश्वास परफेक्ट होने से नहीं आता, वो तैयार होने से आता है। तो तैयारी हो गई, घबराहट को भी काबू कर लिया। अब स्टेज पर जाकर सिर्फ तथ्य और आंकड़े बताने से तो काम नहीं चलेगा। लोगों को अपने साथ जोड़ना कैसे है? कहानियां सुनाकर। बर्कन कहते हैं कि लोगों को तथ्य और आंकड़े शायद ही याद रहते हैं, लेकिन कहानियां हमेशा याद रहती हैं। ये तो सच है। कहानियां हमारे दिमाग में तस्वीरें बनाती हैं और भावनाओं को जगाती है। इससे आपका संदेश यादगार बन जाता है। चाहे वो आपकी अपनी जिंदगी का कोई किस्सा हो या कोई केस स्टडी, कहानियां आपके विचारों में जान डाल देती हैं। और कहानियों के साथ अक्सर आती हैं स्लाइड्स। बर्कन का स्लाइड्स पर जो कहना है वो तो मुझे बहुत पसंद आया। वो साफ साफ कहते हैं स्लाइड्स अक्सर बेकार होती हैं। हाँ, वो स्लाइड्स के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं, खासकर वैसी स्लाइड्स जिनमें सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट भरा हो। उनका एक सिंपल नियम है, एक स्लाइड एक विचार।
एक स्लाइड, एक विचार। हाँ, आपकी स्लाइड्स आपकी मदद के लिए हैं, आपकी जगह लेने के लिए नहीं। उन्हें तस्वीरों और कम से कम शब्दों से भरा होना चाहिए ताकि वो आपकी बात को मजबूत करे, दर्शकों का ध्यान न भटकाएं। ये दर्शकों का ध्यान बनाए रखने की बड़ी चुनौती से भी जुड़ा है। किताब में ब्रेन साइंटिस्ट जॉन मेडिना के 10 मिनट के नियम का जिक्र है। हाँ, मेडिना का शोध कहता है कि ज्यादातर लोग 10 मिनट से ज्यादा किसी एक ही चीज पर ध्यान नहीं दे सकते। 10 मिनट के बाद उनका दिमाग भटकने लगता है। तो इसका मतलब हमें हर 10 मिनट में कुछ नया करना होगा। ये तो काफी दबाव वाला काम लग रहा है। नहीं, इसका मतलब हर 10 मिनट में कोई जादू करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर 10 मिनट में आपको कुछ ऐसा करना होगा जो दर्शकों के दिमाग को दोबारा सक्रिय कर दे, री एंगेज कर दे। जैसे कि आप एक कहानी सुना सकते हैं, एक सवाल पूछ सकते हैं, कोई छोटा सा वीडियो दिखा सकते हैं या दर्शकों से हाथ उठाने के लिए कह सकते हैं। ये तरीका आपके भाषण को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, जिससे लोगों का ध्यान बना रहता है। अच्छा, तो इस पूरी बातचीत से जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें कोई भी अपनी अगली प्रेजेंटेशन में तुरंत इस्तेमाल कर सकता है, वो क्या होंगी? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपना ध्यान खुद से हटाकर अपने दर्शकों पर लगाएं। खुद से पूछें, मैं इनकी मदद कैसे कर सकती हूँ या मैं इन्हें क्या दे सकती हूँ। यह एक सवाल आपकी सारी घबराहट कम कर सकता है। सही है। दूसरा, गलतियों से डरना नहीं है, उन्हें स्वीकार करना है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बस मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल, यह आपको कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा मानवीय और भरोसेमंद बनाता है। तीसरा, अभ्यास करें लेकिन रटने के लिए नहीं, अपनी बात को अंदर तक समझने के लिए। इससे आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटने की आजादी मिलेगी। और चौथा, अपनी प्रस्तुति में कहानियों का इस्तेमाल करें और अपनी स्लाइड्स को साफ और सरल रखें। और एक आखिरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हमेशा आवंटित समय से थोड़ा पहले खत्म करने की कोशिश करें। दर्शक इसकी बहुत सराहना करते हैं। हाँ, कोई कभी ये शिकायत नहीं करता कि भाषण थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं, ये दर्शकों के समय का सम्मान करने जैसा है। बिल्कुल। तो अंत में कन्फेशंस ऑफ अ पब्लिक स्पीकर हमें यही सिखाती है कि एक महान वक्ता बनना परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रामाणिक और सच्चा होने के बारे में है। ये अपने डर को कबूल करने और उसे दुनिया के साथ अपने विचार साझा करने के लिए एक ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में है। अगर इस पूरी किताब से 5 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? तो पहली, ये हमेशा दर्शकों के बारे में होता है, उनकी जरूरतों पर ध्यान दे, अपने डर पर नहीं। दूसरा, आत्मविश्वास लक्ष्य है, परफेक्शन नहीं। सही। गलतियां होंगी और वो आपको भरोसेमंद बनाती हैं। तीसरा, घबराहट ऊर्जा है, इसे डर के बजाय उत्साह के रूप में देखें और उसका इस्तेमाल करें। चौथा, तैयारी का मतलब आत्मसात करना है, रटना नहीं। अपनी सामग्री को अंदर से जानें ताकि आप स्वाभाविक रूप से बोल सकें। तब एक ताजगी भरी और बहुत ही ईमानदार गाइड है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी आवाज में ताकत है, भले ही वो कभी कभी कांपती हो। ये उस भारी बोझ को हटा देती है जो हम अक्सर खुद पर डाल देते हैं परफेक्ट दिखने के लिए। एक आखिरी विचार छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब बोलने से डर लगे तो ये पूछने के बजाय कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, ये पूछने की कोशिश करें, मैं इन लोगों को क्या मूल्य दे सकता हूँ। ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। इस तरह की और भी शक्तिशाली किताबों पर गहरी चर्चा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।